क्या है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी बुद्धि की विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ पर एक सवाल आपका बनता है, इनमें से कौन बुद्धि की एक विशेषता नहीं है, या इनमें से कौन बुद्धि की एक विशेषता है। इस टाइप का सवाल तार्किक सवाल कहलाता है, टफ सवाल कहलाता है। ठीक है, आप 2-3 विशेषताएं जान रही हैं कि सर बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन मतलब समझ रहे हैं, ऐसे चीजों पे चिंतन करना जो हमारे पास अभी नहीं है। ठीक है, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं कि गर्मी छुट्टी मिलेगी, हमें वहाँ जाना है, कश्मीर जाना है, ये देखना है, वो देखना, ये ही कहलाता है अमूर्त चिंतन। लेकिन अगर सामने में कोई चीज है उस पर आप चिंतन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे का जो वो पहेली आता है रंग मिलाने वाला, उस पर जो आप काम कर रहे हैं कि हरा को इधर करना है, ब्लू को इधर करना है, तो ये देख कर उस पर चिंतन कर रहे हैं, ये कहलाएगा मूर्त चिंतन। क्लियर है? इसी को कॉन्क्रीट चिंतन कहते हैं, और जो दिख नहीं रहा है उसको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट चिंतन। क्लियर है? तो बुद्धि की एक विशेषता, बुद्धि अमूर्त होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता हमने पढ़ा, बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता का नाम है। यानी आप अपने माहौल के अनुसार खुद को ढालने की एबिलिटी आप में है कि नहीं। अगर आप में ये है तो इसका मतलब है कि आप में इस बौद्धिक क्षमता का विकास हो चुका है। तो बुद्धि की पहली विशेषता हमने पढ़ा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, चिंतन की योग्यता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता का नाम है। समायोजन करने की क्षमता को हम लोग बुद्धि कहते हैं। आपको सवाल इसी टाइप से रहेगा, इनमें से कौन बुद्धि का एक विशेषता नहीं है। ये भी रहेगा ऑप्शन में, ये भी रहेगा, एक और रहेगा पॉजिटिव सेंस में, और एक और रहेगा नेगेटिव में, जिसको आपको नहीं खोजना है। और क्या हम लोगों ने सीखा था, स्पीयरमैन और बिने ने हमें क्या बताया था कि बुद्धि की जो स्पीयरमैन ने कहा था जी कारक के बारे में, ये जी कारक सब लोगों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जन्मजात है। तो हम कहेंगे सर बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, ये भी हमारे बुद्धि की एक विशेषता है, बुद्धि जन्मजात होती है। एक विशेषता हम लोगों ने ये पढ़ा, बुद्धि अधिगम की योग्यता है। यानी अधिगम जो हम करते हैं वो बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। जिनको कम बुद्धि है उसको अधिगम स्पीड कम हो जाता है, देर से वो सीखता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, बुद्धि अमूर्त है, ये भी हम लोगों ने जाना था। तो अमूर्त तो लिख दिया है, ठीक ना। बुद्धि जो है तर्क करने की योग्यता है, तर्क करने या चिंतन करने की योग्यता है। इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि परिवर्तनशील है। अपना आइडिया लगाइए, बुद्धि परिवर्तनशील है कि नहीं। कभी आप मैथ में कमजोर थे, आज मैथ में एक्सपर्ट हो गए। कभी आप एक जनरल स्टूडेंट, सामान्य स्टूडेंट कहलाते थे, कभी आप टॉपर बन गए, है ना। बचपन में आपको सब लेला बोका कह के समाज वाला बोलता था, आज आप उसी गांव में IAS अधिकारी के रूप में जाने जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे घटना देखे होंगे कि बचपन में तो इसको कोई मतलब कि लेले बोका सब कहता था, लेकिन देखो डॉक्टर बन गया, देखो ये बन गया, बड़ा ओहदा ले लिया। तो बुद्धि परिवर्तनशील है, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक गुण जो है परिवर्तन उसमें होते रहता है। कैसे परिवर्तन होता है हमने सीखा हार्वर्ड गार्डनर के जरिए कि 9 टाइप की बुद्धि तो हमें है, लेकिन जिस बुद्धि के जैसा अनुकूल इन्वायरमेंट मिलेगा वही बुद्धि ज़्यादा डेवलप करेगा। तो पता चला कि बुद्धि परिवर्तनशील किससे होता है, अभ्यास या वातावरण के द्वारा, है ना। वातावरण के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि परिवर्तनशील हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में आप एग्जाम दिए, सीटेट में 70 नंबर लाए हैं, अब आप एग्जाम देंगे 90+ आएगा, तो बुद्धि में चेंजिंग आया ना। बुद्धि का तो एक नाम है ज्ञान, बुद्धि ज्ञान का ही दूसरा नाम है ना। ज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं। अधिगम की योग्यता, वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता, तो 7-8 विशेषताएं आपको जान के रखनी है। तो क्योंकि आपको सवाल यहाँ पर तार्किक सवाल आता है जो आपको रीजनिंग से देना है कि इनमें से कौन बुद्धि की विशेषताएं नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा लिखता है
के बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। अब देखिए यहाँ पर लिस्टेड बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट आए तो आप उस पर तर्क कीजिए कि ये बात जो कह रहा तो ये बात हकीकत है कि नहीं है। 8-10 पॉइंट को 12-15 पॉइंट भी हम बना सकते हैं। बुद्धि निर्णय लेने की योग्यता है, बुद्धि से आप डिसीजन लेते हैं। अचानक आपके घर में कोई बीमार पड़ा, किस डॉक्टर कन जाएं, ये डिसीजन आप ही ना लेते हैं। चाहे सलाह करें किसी से, चाहे सेल्फ डिसीजन लें, तो डिसीजन कहाँ से लिए? दिल से नहीं, दिमाग से लिए। समझ रहे हैं ना? तो अगर एक वो पॉइंट हम नहीं भी लिखाएं और वहाँ ऑप्शन में आपके आ जाए तो वहाँ पर आपको तर्क लगाना कि ये पॉइंट बुद्धि का गुण है, हो सकता है या नहीं हो सकता। इस तरीके से सूझबूझ से अपने आंसर को टिक मारना है, अगर आप जानते हो तो भी ना जानते हो तो। क्लियर है? तो ये बुद्धि की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धि में इतनी विशेषताएं होती हैं, और भी 2-4 विशेषता इसमें आ सकता है जो ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा बीने महोदय के बारे में, कि उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में मात्र एक तरह की एबिलिटी पाई जाती है ना? इंसान के ब्रेन में सिर्फ एक ही प्रकार की क्षमता है प्रत्येक इंसान में, लेकिन बहुत जल्द उनके इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि एक ही क्षमता अगर हम में और आप में है तो आप साइंटिस्ट कैसे हो गए, आप बहुत बड़े धावक कैसे हो गए, है ना? आप बहुत एक्सपर्ट तैराक कैसे हो गए, जबकि हम वो नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि बुद्धि में 2 तरह की क्षमता पाई जाती है, 2 तरह की एबिलिटी पाई जाती है। उनको नाम दे दिया उन्होंने, एक साधारण और एक स्पेशल। इसी को हम लोगों ने जी कारक, एस कारक, जी फैक्टर, एस फैक्टर, किसने? स्पीयरमैन ने कह दिया कि नहीं, जो आप बात कर रहे हो कि सब में एक जैसी बुद्धि पाई जाती है, तो वो एक तत्व है, और इसके अलावा एक और तत्व है हमारी बुद्धि में जो स्पेशल है। वो स्पेशल बुद्धि हम, क्या दिक्कत हो रहा है? सामान्य कारक जो है प्रत्येक कामों के लिए उत्तरदायी है। हम जितने भी तरह के काम कर रहे हैं उन सारे कामों में हमारे सामान्य कारक, सामान्य क्षमता, बुद्धि की एक जनरल एबिलिटीज जो है उसकी मदद से करते हैं। और ये जनरल एबिलिटीज आपसे सवाल कर सकता है, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक, नीचे में ऑप्शन आनुवंशिक है, ऐसा क्वेश्चन था ना, आनुवंशिक है, वातावरणीय है, अर्जित है, क्या कहलाएगा? स्पीयरमैन ने हमें बताया है कि हमारी बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बना है। एक तत्व को सामान्य तत्व या सामान्य कारक नाम दिया गया है, दूसरे तत्व को विशिष्ट कारक। उनका कहना है कि सामान्य कारक जन्मजात होती है, बुद्धि का एक सामान्य गुण हर इंसान में पाया जाता है, ये जन्मजात है। यानी ये बीने के इस सिद्धांत को समर्थन कर रहा है। और उसके साथ उन्होंने एक नई बात बता दी कि सिर्फ सामान्य कारक नहीं होता है, एक और कारक है जिसको हम इंसान इन्वायरमेंट से अर्जित करते हैं, इक्वायर करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं। क्लियर है? यानी जैसे हमें मान लीजिए कि टेक्निकल कुछ नॉलेज लेना है, बुद्धि का दूसरा नाम है नॉलेज, ज्ञान। कुछ हमें टेक्निकल, मान लीजिए मोटरसाइकिल ठीक करना हमें सीखना है, तो उसके लिए हम उस पर अभ्यास करेंगे, वैसा हमें माहौल मिलेगा, मतलब हम मोटरसाइकिल गैरेज में जाएंगे, वहाँ सीखेंगे, देखेंगे, अवलोकन करेंगे, है ना? सारी चीज़ों को धीरे धीरे फिर हमें एक तकनीकी बुद्धि भी आ जाएगी, है ना? तो इस प्रकार से इन्होंने 2 टाइप बता दिया। उसके बाद हम हार्वर्ड थॉर्नडाइक के पास आते हैं। थॉर्नडाइक ने बताया कि नहीं, 3 नहीं बताया है, बहुकारक। इनका कहना है कि नहीं, हमारे अंदर 1 या 2 तत्व नहीं है, यानी बुद्धि में 1 या 2 क्षमता नहीं है, अनेक प्रकार की क्षमताएं हैं, और अनेक प्रकार के बुद्धि से हमारे मतलब क्षमताओं से हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। इनमें 3-4 बातें याद रखनी है। मौखिक, सभी बुद्धि एक दूसरे से विशिष्ट हैं, अलग हैं, और जी कारक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। सब बुद्धि विशेष है, सब बुद्धि अर्जित करते हैं। अब हम यहाँ पर पूछेंगे, बताइए तो क्या थॉर्नडाइक इस बात को मानता है कि हमारे बुद्धि का कोई एक गुण जन्मजात होता है? आप क्या कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीयरमैन ने कहा था सामान्य कारक जन्मजात होता है और
अर्जित कारक यानी स्पेशल कारक हम अर्जित करते हैं। और थॉर्नडाइक कहते हैं कि हमारे बुद्धि में सामान्य कारक नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब वो जन्मजात कारक को नहीं मानते। उनका कहना है कि आज इंसान जितना अक्लमंद है वो यहाँ आने के बाद सीखता है, तब उसको होता है। बस सीधा सीधा सवाल ये होगा। इस पर भी सवाल आपको पूछता है, ठीक है, तार्किक क्वेश्चन। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि बहुत तरह की बुद्धि है। सब बुद्धि जो है, इसमें 2-3 बातें क्या क्या याद रखनी है कि इनके सिद्धांत को 2-3 नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत को 2-3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम बताए? बालू के टीले का सिद्धांत, और क्या बताए? बहुकारक सिद्धांत, और क्या बताए? परमाणुवादी सिद्धांत। ये 3 नाम आपको याद रखना है, ठीक ना। और फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे, थॉर्नडाइक को छोड़ दिए थे, फिर चले गए थे हार्वर्ड गार्डनर के पास। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में हमें पता चला कि इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया है कि इन्होंने कहा कि बुद्धि में जिसको आप कारक कह रहे हैं, जिसको आप बुद्धिक क्षमता या बौद्धिक एबिलिटी, इंटेलिजेंस एबिलिटी वगैरह कह रहे हैं, वो एबिलिटी नहीं है बल्कि वास्तव में हमारी एक बुद्धि ही है। यानी थॉर्नडाइक की बातों को ले कि हर इंसान में अनेक प्रकार के बौद्धिक तत्वों से मिलकर हमारी बुद्धि बनी है। इनका कहना नहीं, हर इंसान में अनेक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है और हर बुद्धि अपने में विशिष्ट है, स्पेशल है। क्लियर है? और उन्होंने ये बताया कि हम चूंकि बुद्धि, किसी के बुद्धि का आकलन कैसे करते हैं तो उनके व्यवहार को देखकर, तो इसलिए इंसानों के व्यवहार या उनके कामों को देखकर उन्होंने सभी बुद्धि को 9 वर्गों में बांट दिया है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उस पर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो इजी है। आज हम लोग जो है थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे स्पेशली, ठीक है। थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत, इंटेलिजेंस थ्योरी, इसके सिद्धांत को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। ये आप लोग पहले ही जान गए कि थॉर्नडाइक के बहुबुद्धि सिद्धांत को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन नाम? बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत, दूसरा नाम बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत, तीसरा बालू का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत या बालू के टीले का सिद्धांत। एक बार आया था बालू के टीले का सिद्धांत। और एक आता है अंग्रेजी में एनार्की थ्योरी। एक होता है मोनार्की सिस्टम, एक होता है एनार्की सिस्टम। अनार्की सिद्धांत, असत्तावादी, हिंदी में इसको कहेंगे असत्तावादी सिद्धांत। ये भी नया नाम है, सब उन्हीं के थ्योरी से जुड़ा है। जरूरी है आपको याद रखना कि थॉर्नडाइक के थ्योरी को किन किन नामों से जाना जाता है, ये जरूरी है याद रखना। अनार्की थ्योरी, अनार्की का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ध्यान से देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? हार्वर्ड गार्डनर या इन लोगों की तरह थॉर्नडाइक ने भी हमें बताया है कि हमारी बुद्धि कितने टाइप की होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने तो हमें बताया कि हमारी बुद्धि 9 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक ने बताया है कि हमारी बुद्धि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के बुद्धि की चर्चा की है कि इंसान में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। और हकीकत में जब डीप अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा आपको इनका 9 टाइप जो है इनके तीनों टाइप में समाया हुआ है, ठीक ना। बस आपको खाली यहाँ समझना है कि इनके कौन कौन से टाइप को थॉर्नडाइक के किसी एक टाइप में डाल दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि थॉर्नडाइक बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं। एक और विद्वान है, उनका सिद्धांत हम नहीं पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है, गैरेट। गैरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। आपको सवाल यहाँ पर बनता है, इनमें से कौन थॉर्नडाइक के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार
बुद्धि के एक प्रकार है। समझे? इनमें से कौन बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के एक प्रकार है या एक प्रकार नहीं है। 3 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन, 3 तो इनका आ जाएगा और एक नहीं वाला आ जाएगा। तो कौन कौन से बुद्धि के प्रकार है? इनके अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। मूर्त बुद्धि, मूर्त मतलब समझ रहे ना, कॉन्क्रीट, यानी अप्रत्यक्ष का उल्टा प्रत्यक्ष, जो सामने, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्क्रीट, या कॉन्क्रीट कहेंगे, इसको देख सकते हैं सर। जी जी। अब इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। गामक बुद्धि, जिसका अंग्रेजी होता है मोटर, मोटर इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? आपको याद रखना 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ज्यादा भारी नहीं है, याद हो जाएगा। मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। याद आपको क्या करना है कि मूर्त बुद्धि की जगह पर आपको लिख देगा गामक बुद्धि। तो ये समझना है कि मूर्त को ही गामक बोला जाता है, या गामक की जगह पर आपको लिख देगा यांत्रिक बुद्धि। मैकेनिकल इंटेलिजेंस। यांत्रिक भी मूर्ति है। हाँ, मैकेनिकल का स्पेलिंग देखिएगा। इसी का दूसरा नाम है स्थूल बुद्धि। वो है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। बस ऐसे ही याद रखना। लेकिन इस बुद्धि को और किन किन नामों से जाना जाता है ये अभी हम लोग समझेंगे, और क्यों इसको इस नाम से जाना जाता है। सर, गामक बुद्धि का इंग्लिश क्या है? लिख दिया, मोटर, मोटर, MOTOR। दूसरा अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि को अभी आपने कहा एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि कहते हैं। अब इनको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे सैद्धांतिक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। चलिए अब ध्यान से समझिए इनके सिद्धांत। बुद्धि का एक प्रकार मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, है ना। इतने नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ऐसी बुद्धि, गौर कीजिएगा इस वर्ड पे, और दिमाग में रखिए हार्वर्ड गार्डनर के 9 बुद्धि प्रकार को। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का 9 टाइप को ध्यान में रखना है, और इनके इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, उसके बाद आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। ऐसी बुद्धि जिसमें आंतरिक गुणों की प्रधानता हो। अब दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहा है, इस बुद्धि का संबंध यंत्र से है, औजारों से है, मशीनों से है। ठीक है, यानी हस्तकला, हाथ का कलाकारी, जैसे मूर्ति बनाना हाथ का कलाकारी है, मेहंदी रचाना हाथ का कलाकारी है ना, या चित्रकारी, पेंटिंग करना हाथ का कलाकारी है। बालू के रेत पर एक से एक आकृति उकेरना, नवीन पटनायक का नाम सुने होंगे, हाथ की कलाकारी है। ठीक है, तो हस्तकला में जिसमें अगर महारत दिख रहा है उसी को इन्होंने मिलाकर एक नाम दे दिया है मूर्त बुद्धि। अब आप गौर कीजिए,
हार्वर्ड गार्डनर ने हमें बताया था शारीरिक गतिक बुद्धि। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? शरीर को कंट्रोल करना। तो यहाँ पर भी तो शरीर को ही कंट्रोल किया जा रहा है। यंत्र को ठीक कर लेना, चाहे यंत्र को चला लेना, है ना, थ्रेसर चला लेना या लूम वगैरह या बड़ी बड़ी मशीन चला लेना, ये सब क्या है? मशीन पर कंट्रोल करना या मशीन को रिपेयरिंग कर लेना, मोटरसाइकिल के पार्ट्स को खोल के उसको फिर से जोड़ देना, सेट कर देना। नाम इसका मूर्त क्यों रखा है? गौर कीजिए, क्योंकि वह सामने में है, उस खराब चीज को खोल खाल के देख के ठीक कर रहा है, इसलिए इसका नाम मूर्त रखा गया। मूर्त बुद्धि मतलब जो सामने में है और उसमें अपना बुद्धि लगा के खराब को सही कर रहा है। नहीं बुझे? लेकिन अगर हम आपसे बोले कि आज ग्लैमर का ये मॉडल है, 1 महीना के बाद ग्लैमर का दूसरा लुक हो जाएगा, तो वो जो डिजाइन तैयार करने वाला डिजाइनर, वो तो पहले दिमाग में उसको नक्शा बनाया कि अब इसका लुक मोटरसाइकिल का ये डिजाइन है, अब इसको ऐसा डिजाइन कर दे, है ना, इसका लुक थोड़ा चेंज कर दे, तो वो क्या अमूर्त हो गया। यहाँ पर बात हो रही है नया कल्पना करना, वो अमूर्त में चला जाएगा। लेकिन जो चीज सामने है उसको ठीक ठाक करना, एक पत्थर लाके उसको मूर्ति का रूप दे देना, एक मिट्टी ला करके उसको घड़ा का रूप दे देना, ये हाथ की कारीगरी है, हस्तकला है। तो इन सारे चीजों को हम लोग मूर्त बुद्धि कहेंगे। अब हम आपसे सवाल करेंगे, बढ़ई, कल कहाँ गए थे? पूछ रहे थे बढ़ई किस बुद्धि में आएंगे। कल वो पूछ रहे थे कि बढ़ई किस बुद्धि में आएंगे, तो उनको बता दीजिएगा पिंटू शर्मा को कि बढ़ई किस बुद्धि में आ गए? मूर्त बुद्धि में। जितने प्रकार के मैकेनिक हैं, सारे मैकेनिक, सारे मिस्त्री, सारे कारीगर सब आ गए मूर्त बुद्धि में। समझ में आ रही है ना बात? आपको दे सकता है कारीगर किस बुद्धि में आते हैं, हस्तकला, शिल्पकला, वास्तुकला, ये सब किस बुद्धि में आते हैं? तो हम कहेंगे सर ये मूर्त बुद्धि में आएंगे। क्लियर है? जैसे कारीगर, मैकेनिक, आंतरिक गुणों की प्रधानता है, तो इंजीनियर, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, डांसर, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, डांसर, ये सब क्या है? मूर्त है। हार्वर्ड गार्डनर में हम लोगों ने डांसर को किस में पढ़ा था? संगीतक बुद्धि में। शारीरिक बोल रहे हैं। और खिलाड़ी को भी पढ़ा था शारीरिक बुद्धि में। वैज्ञानिक को कहाँ पढ़ा था? तर्क गणितीय बुद्धि में, है ना, तार्किक गणितीय बुद्धि में। इंजीनियर को कहाँ पढ़ा था? तार्किक गणितीय बुद्धि में। डिजाइनर, फैशन डिजाइनर या और भी कोई डिजाइनर को, आर्किटेक्चर वगैरह को स्थानिक बुद्धि में पढ़ा था, है ना। तो ये सारा चीज क्या हो गया? स्थूल कहलाएगा, है ना। स्थूल बुद्धि, मूर्त बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये दैनिक जीवन के व्यवहार की बातें कर रहा है ना। ये कारीगरी, ये मैकेनिकगिरी या इंजीनियरिंग या डांसिंग व्यवहारिक जीवन में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? इसलिए इसको व्यवहारिक बुद्धि भी नाम दिया गया है। और दूसरा है अमूर्त बुद्धि। ऐसी बुद्धि जिसमें समझ, सूझबूझ एवं विचारों की प्रधानता हो। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस कैटेगरी की बात हो रहा है। विचारों की प्रधानता, सूझबूझ की प्रधानता। एक शायर जो शेर लिखता है, कहाँ से शब्द लाएगा, किस टॉपिक पर लिखेगा, कैसा होगा, ये सब क्या है? आंतरिक गुण हुआ। वो मतलब कॉन्क्रीट हुआ नहीं हुआ, एब्स्ट्रैक्ट हुआ, अमूर्त हुआ, है ना। वो अपने कल्पना में शब्दों को लाता है। हमें हिमालय की तारीफ करनी है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, है ना। खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट, इस टाइप से कविता है। इसको दूसरे ढंग से भी वो हिमालय की तारीफ कर सकता था। तो ये सब शब्द जो उन्होंने चुना अमूर्त था, हमें नहीं देखा। हम
जब वो लिख लिए तब हमें लगा वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। समझ पा रही है बात? तो ऐसी बुद्धि जिसमें सूझबूझ समझदारी है ना या आंतरिक विचारों की प्रधानता हो, उसको हम लोग अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे हमने अभी बताया इंजीनियरिंग में ही कि नया मॉडल तैयार करना, गाड़ी का एक मॉडल हम देखें, अब नया मॉडल का गाड़ी निकालें, तो वो नया मॉडल उसके माइंड में पहले आएगा, फिर उसको वो डिजाइनिंग करेगा, तब उस हिसाब से वो मॉडल बनाएगा और लॉन्च करेगा, यही होगा। लेकिन अंदर में जो ये सूझबूझ किया तो इसको अमूर्त बुद्धि कहेंगे या अप्रत्यक्ष बुद्धि भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट बुद्धि भी कह सकते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि भी कह सकते हैं। इसका संबंध दूसरा पॉइंट लिख रहा है, अमूर्त बुद्धि मतलब समझ रहे हैं, ऐसी बुद्धि जिसमें समझ या सूझबूझ एवं विचारों की प्रधानता होती है। इस कैटेगरी में हम कवि, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, कहानीकार, नॉवेल निगार, इन सारे को रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका है, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान, किताबी ज्ञान, लेखन, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान, लेखन क्षमता आदि से होगा। वकील को किस कैटेगरी में रखिएगा? वहाँ नहीं, यहाँ की बात। अब गार्डर को भूल जाइए, अमूर्त में रखेंगे, वकील को अमूर्त में रखेंगे, है ना। जिस तरीके से लेखक को आप यहाँ अमूर्त में रख रहे हैं, जैसे लेखक, कवि, पत्रकार, एंकर, ये सब जिसको वहां डाले थे उसको यहाँ डाल दीजिए। शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, शिक्षक, दार्शनिक, कहानीकार, मुंशी प्रेमचंद हो गया बाबू। देखिए, अमूर्त बुद्धि के तीन खासियत, तीन क्वालिटी, तीन विशेषता बता रहे हैं। अमूर्त बुद्धि में क्या लिखे? ऐसी बुद्धि जिसमें सूझबूझ की जरूरत पड़ती है ना, आइडियोलॉजी की जरूरत पड़ती है, आइडिया लगाना, तर्क लगाना, सामने चीज नहीं है, मशीन तो था खराब, उसको ठीक कर दिया, ये हम अपने स्थूल बुद्धि से किए, सामने देख कर। लेकिन जब इंटरनली हम सूझबूझ से कोई समस्या का हल कर रहे हैं, हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको हम पहली दो तरह के एग्जांपल दे रहे हैं। एक तो वही सुडोकू जो पजल बोलते हैं ना, पजल सामने में है, लेकिन अगर आपको हम बोल दिए बताइए कोई पहली बुझावल बुझा दिए, एक रुमाल में कै कोना, बोलिएगा 4 कोना, एक कोना काट दिया तो क्या कोना बचा, तो बोलिएगा 5 कोना। तो ये जवाब आपने सोच कर दिया, सामने में रुमाल है नहीं, है ना, तो सर 1 कोना काटिएगा तो 5 कोना बन जाएगा, ना कि 3 कोना रहेगा। तो ये तर्क करने की क्षमता आप में रहेगी तो 5 बताइएगा, नहीं रहेगी तो 3 बताइएगा, साधारण तर्क इस्तेमाल कीजिएगा, 3 बताइएगा। तो अमूर्त मतलब जिसमें सूझबूझ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और विचारों की प्रधानता होती है। दूसरा है इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से, इससे आपको हिंट्स मिल रहा है कि कवि, लेखक, दार्शनिक ये सब आ जाएंगे इस बुद्धि में। तीसरी बात हमने लिखा कि इस प्रकार की बुद्धि में चिन्हों या प्रतीकों या संकेतों को आदमी समझने की योग्यता रखता है। सीबीआई, सीआईडी वगैरह लोग कोड वर्ड में बात करता है ना, सुनिए ना। आप लोग भी बहुत सारे संकेतों का इस्तेमाल करती हैं। जैसे आप जा रहे हैं, सामने में लाल बत्ती जल गई, आप अपने आप गाड़ी को रोक लेते हैं, तो वो लाल बत्ती क्या है? ये सिंबल है, प्रति चिन्ह है। लाल बत्ती एक निशान है। ये क्या इशारा कर रहा है, ये क्या बता रहा है, लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर, लेकिन आप उसका अर्थ जान रहे हैं कि लाल का मतलब हो गया खतरा, यानी अब हमें रुकना चाहिए, यही ना है। अगर कहीं पर वो हड्डी बना हुआ है, भूत का खोपड़ी बना हुआ है, तो आप समझ जाते हैं कि ये डेंजर जोन है ना। यहाँ पर 11,000 वोल्ट का तार है, वहाँ पर लाल क्यों नहीं, लाल बत्ती क्यों नहीं दिया, वहाँ पर वो क्यों बनाया, क्रॉस हड्डी,
और एक खोपड़ी, देखे है ना। Yes, sir. तो सूत्र, संकेत, सिंबल को समझना, संकेत को समझना, इशारे को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में मेहमान आ गया और हम बच्चे को इशारा कर रहे हैं, आए अरे बोल रहे जाओ स्प्राइट लो यार, तो बहुत लोग इशारा समझ लेते हैं, बहुत लोग इशारा नहीं समझते हैं। तो जिनको इशारों में बात करने की सलाहियत है उसको हम कहेंगे अमूर्त बुद्धि, ठीक है। और सामाजिक बुद्धि सिंपल है, समाज से जिसका सरोकार हो, समाज से जुड़ा हुआ एक्टिविटी जो करता हो, यानी सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता है ना, सोशल एक्टिविस्ट जो समाज से जुड़ा हुआ रहता हो। नेता वगैरह को आप डाल सकती हैं क्लियर, है ना। और नहीं तो नेता को हम लोग हार्वर्ड गार्डनर में कहाँ डाले थे, भाषिक या शाब्दिक बुद्धि में डाले थे। तो सामाजिक बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि ऐसी बुद्धि जिसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता हो। आप ही में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सोशल नेटवर्किंग बहुत ज्यादा होगा, जैसे इनका पूरा सिमरिया सलेमपुर इनको जानता है, यहाँ तक कि न्यू होराइजन स्कूल भी, कॉलेज भी सब जानता है ना। और हमको मेरे मोहल्ले में मेरा बहुत आदमी नहीं पहचानता है, शक्ल से जान रहा, नाम नहीं जान रहा है। आज तक हमारे इस मोहल्ले में बहुत ऐसे आदमी, हमारे चचा, दादा, नाना जो मोहल्ले के होते हैं, हमको जानते हैं कि ये सिर्फ ट्यूशन पढ़ाता है, नौकरी के बारे में पता ही नहीं कि नौकरी भी करता है। आप तो ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज से ज्यादा घुले मिले रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनको आप नहीं पहचान पाइएगा, वो शक्ल तो मिल रहा उसके बेटा है, तो तुम उसके बेटा और एक चीज है। अब बहुत लोग को बूढ़ा जान रहा है, साला वही का बेटा बदमाश, उस बापे के तरह नहीं। तो सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ लोग दूर रहते हैं, जो कर रहा करने तो चंदे न ले चंदा नहीं, बाकी हम रह के घुल मिल के काम नहीं करेंगे। ये सजा रहे हैं, ये टेंट लगा रहे हैं, पैसा लेना लो, पैसा होता है ना, दो तरह का काम। कुछ लोग मिलजुल कर काम करते हैं समाज का, और कुछ लोग सिर्फ चंदा देकर हाथ समेट लेते हैं। तो सामाजिक गुण जिसमें ज्यादा हो वही को हम लोग कहेंगे ये सामाजिक बुद्धि वाला है। इस कैटेगरी में किनको आप रख सकते हैं, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह को रख सकते हैं, बिजनेसमैन को रख सकते हैं। तो पहले लिख लीजिए ऐसी बुद्धि जिसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता हो। नहीं, पहले तीसरा लिखिए, तीसरा पहला डायरेक्ट लिखिए, तीसरा लिखिए सामाजिक सामाजिक बुद्धि। अब आप लोगों का जो हम टेस्ट लेंगे तो कारीगर देके हम कंफ्यूजिया देंगे कि ये हार्वर्ड गार्डनर के कौन बुद्धि में आएगा या थॉर्नडाइक के किस बुद्धि में आएगा। इसलिए डीप पढ़ाई करिएगा ना, मुझे सीधा नहीं रहेगा, हम भी सीटेड है जिस लेवल का वही क्वेश्चन। चलिए लिखिए ऐसी बुद्धि। तो शुरू का 2 टेस्ट का लेवल लो रखा था, हम तो पहले ही ना बोलते, लेकिन अब तो धीरे धीरे हार्ड करेंगे ना, सीटेट के जैसा करेंगे। ऐसी बुद्धि जिसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता हो, ऐसी बुद्धि जिसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता हो। देखो, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति के सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति के सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों को भी गांव घर में कोई ऐसी बुढ़िया जरूर होगी जिसका आना जाना हर घर में लगा होगा, है। वो सामाजिक बुद्धि उनका बहुत हार्ड होगा। किस घर में क्या हो रहा सब उसको जाने, सब उसको चच्ची नानी बुढ़िया दादी बुद्धि होगी, पूरे मोहल्ले की वो चच्ची है। किसके घर में क्या हुआ उसके ऊपर सारा खबरी है, ठीक है। एकदम वो समझ लीजिए कि जैसे व्यवसायी को भी पता है
इस इलाके का डिमांड क्या है, उसी हिसाब से लाएगी, है ना। जैसे नाथनगर एरिया के मार्केट में आप जाइएगा तो एक से एक नकाब मिलेगा। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं क्योंकि वो जान रहा है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ हर लड़कियां हर औरतें नकाब का यूज़ करती है, इसलिए वहाँ के रेडीमेड की दुकान में है सूट की दुकान, लेकिन रेडीमेड में नकाब भी रहते। लेकिन अगर आप चले जाइए सूजागंज के पास तो वहाँ पर आपको नकाब थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो कॉमन मार्केट है। तो व्यवसायी लोगों को भी पता है कि यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है, तो सोशल नेटवर्किंग उसका मजबूत है तब ना वो जान रहा है, उसी टाइप का आइटम वो अपने मोहल्ले अपनी दुकान में रखेगा, ठीक ना। व्यवसायी नेता समाज सेवी या सामाजिक कार्यकर्ता भी लिख सकते हैं। चलिए लॉक मार दीजिए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो बताइए।